होगा, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, वो नहीं दिखने को मिली। टैक्स स्लैब इस देश में बजट का केंद्रीय बिंदु माना जाता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स स्लैब के अलावा भी इकोनॉमी चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या ये फैसले भारत को जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्पेस दिला पाएंगे? जैसे जैसे एआई की इम्पोर्टेंस बढ़ी वैसे वैसे किसी भी कंट्री की जो डिपेंडेंस है वो सेमीकंडक्टर पे बढ़ी, क्योंकि बिना राइट चिप्स के आप कोई भी एआई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से इस बात को कह रही है कि हमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने हैं, उस क्षेत्र में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हैं। बजट 2026 अभी पेश हुआ है और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है। इस बजट पर क्या कुछ खास रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे दो गेस्ट आज हमारे न्यूज़ रूम में हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवन सर हमारे साथ हैं और मार्केट एक्सपर्ट अंकुर चौधरी सर साथ हमारे साथ हैं। इस पूरे बजट पर हम क्या चर्चा करेंगे और क्या असर रहने वाला है आगामी दिनों में इस बजट को लेकर। सबसे पहला सवाल हमारा जो है पवन सर से ही रहेगा। सर, जो एक उम्मीद थी हर बजट में रहती है आम आदमी को, कोई टैक्स स्लैब रिडक्शन होगा, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, वो नहीं दिखने को मिली। देखिए, ये आदत लगाया पत्रकारों ने कि बजट के पहले बहुत हल्ला करिए कि टैक्स स्लैब इस देश में बजट का केंद्रीय बिंदु माना जाता रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स स्लैब के अलावा भी इकोनॉमी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, देश अभी जिस हालत में है अगला 20 साल में इसको कहाँ होना चाहिए, राइट, कहाँ पैसे की ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, सेमीकंडक्टर जिस तरह से इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है वो उसमें अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे, चाइना की तुलना में आप कहाँ होंगे। जब क्या होता है ना, हम ट्रिविलाइज़ करते हैं। मुझे लोग मैं जो कह रहा हूँ आपसे, जब ये बात कह रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 5 लोग मुझे भला बुरा भी कहेंगे। हम ट्रिविलाइज़ करते हैं, हम बजट को कॉन्स्ट्रिक्ट करके हम ना सैलरी पे ले आते हैं और सैलरीड क्लास की बात करने लग जाते हैं। मिडिल क्लास की बात नहीं करते हैं, मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, सैलरीड क्लास उससे छोटा है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ कि हम ना सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए रिप्लेस करके इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अब आप इस बजट पे आइए, इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि सैलरीड क्लास के साथ कोई सरकार रियायत मुरब्बत बरतने जा रही है, वो नहीं किया है। आप लॉन्ग टर्म विजन आप देखेंगे, फ्यूचरिस्टिक देखेंगे, तो इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख के आपको लगेगा, जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये अब बात होनी चाहिए। अच्छा, सैलरीड क्लास को आप अगर राहत देते हैं, कितने लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आप बताइए। उसके नंबर लिमिटेड है ना। आप इस देश में अगर चलिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ना काफ़ी है, कोई बात नहीं, 20,000 करोड़ का और करिए। जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो इकोनॉमिक स्पेस है, उसमें जो चांस आपका बनता है कि साहब कैसे आप बैलेंस करिएगा अपने बजट को, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाइएगा। सब कुछ आप बांटते रहिए सब्सिडी में और उसके बाद कर्जा आप लेते रहिए, उसके बाद आप खाते रहिए, ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती है। बजट में फ्यूचरिस्टिक बजट है, उसके बाद आप आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की बात है, डीप टेक में इन्वेस्टमेंट की बात है। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट पे की बात है, जो स्केल अप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग उसकी बात है। तो ज़्यादा ज़रूरी नौकरी है, ज़्यादा ज़रूरी सैलरी में छूट है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन सर एक चीज़ और है, अगर चुनाव के लहजे से हम देखें, 5 राज्यों में फिर से चुनाव होने हैं, बजट का जो दिखा कि कहीं सरकार साउथ पे ज़्यादा नहीं फोकस कर रही। देखिए, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे उन्होंने सर रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने की बात कही, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में जहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा। बात समझिए, मैं उस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप मुझे पूछ रहे तो बोलना पड़ेगा। केरला में अभी इनका एक भी एमएलए नहीं है बीजेपी का, और इस चुनाव में इनके कितने एमएलए बढ़ेंगे ये भी आप देखिएगा। वो इतनी आसान ज़मीन इनके लिए नहीं है। तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं, तमिलनाडु में इनके 4 एमएलए हैं अभी। इनका मैक्सिमम उम्मीद है कि हम इसको 10 तक ले जाएंगे। तो 10 एमएलए बनाने के लिए, और उधर 1-2 एमएलए इनका केरल में 2016 में 1 एमएलए था, वो भी एमएलए इनका हार गया 2021 में।
ठीक है ना। तो उसको वो रेयर अर्थ मिनरल्स करके ये बहुत ज़्यादा एमएलए की संख्या वहाँ बढ़ा ले जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये इनके लिए बियॉन्ड पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है अभी मौजूदा सिचुएशन में। तो इसका ये इस अनाउंसमेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए उनकी नीयत ऐसी है भी, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर चलिए नहीं, इसमें देखना ये पड़ेगा कि उसकी वाइबिलिटी उधर साउथ में कितनी बनती थी, क्या वो आसान था, क्या ये उधर के मिनरल्स डिफरेंट हैं क्या। अब मिनरल्स गंगा किनारे मिनरल्स तो आप ढूंढेंगे नहीं ना, तो वो देखना पड़ेगा, उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। वो फाइन प्रिंट हमने नहीं देखा है, उसमें वो जान के मैं आपसे बात करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को खारिज कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल स्पेस उसके माध्यम से जितना भी क्रिएट करना चाहेंगे वो अभी उधर मिलने वाला नहीं है। हमारे साथ अंकुर सर है, मार्केट एक्सपर्ट। अंकुर सर, सेमीकंडक्टर 2.0 और बायोफार्मा को लेकर आज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। क्या ये फैसले भारत को जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्पेस दिला पाएंगे? देखिए, दोनों स्पेस जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम है। अगर 2000 के आसपास एक क्रांति आई जिसकी हम बात करें कि बिना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, बिकॉज़ हम मैक्सिमम इंपोर्टर थे और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे पास टैलेंट है, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे एआई की इम्पोर्टेंस बढ़ी, वैसे वैसे किसी भी कंट्री की जो डिपेंडेंस है वो सेमीकंडक्टर पे बढ़ी, क्योंकि बिना राइट चिप्स के आप कोई भी एआई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से इस बात को कह रहे हैं कि हमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने हैं, उस क्षेत्र में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हैं। और जियोपॉलिटिकली इस बात की इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान समझता है कि नहीं पता कब चाइना ताइवान के साथ क्या रिलेशन रखे, आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर किस तरीके का कंट्रोल चाइना का हो जाए। और चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मार्केट है, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई भी देश, इंडिया हो, अमेरिका हो या कोई और भी वर्ल्ड पावर हो, उनके लिए अपनी सेल्फ कैपेसिटी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बगैर कोई भी देश आने वाले टाइम में अपनी जो आईटी टेक्नोलॉजी या आईटी कैपेबिलिटी है उसको सस्टेन नहीं कर सकता। जहाँ तक बायोफार्मा की बात है, तो देखिए, फार्मा हिंदुस्तान में एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं जेनरिक मेडिसिन में टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, टू यूएस। बट जो स्पेशलिटी फार्मा है, जैसे अगर आज मैं बात करूँ ऑन्कोलॉजी की, कैंसर से रिलेटेड, कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में। और आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएं, आप देखें तो बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एनसीआर में उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट पॉल्यूशन कुड बी अ रीज़न, एक रीज़न हो सकता है। बट जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, जिस तरीके से और क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ रही हैं, उसमें जो जेनरिक मेडिसिन के बगैर जो स्पेशलिटी मेडिसिन है, उसमें यूएस और यूरोप की जो फार्मा कंपनी है उनका बड़ा कंट्रोल है। उस कंट्रोल को चैलेंज करने के लिए आपको अपने यहाँ चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्निकल कैपेबिलिटी हो, आपको फार्मा के क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड में एक सेल्फ डिपेंडेंस में जाना है। और 150 करोड़ लोगों का देश है, तो वैसे ही जो चिकित्सा क्षेत्र है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए। सर, जैसे अब बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आवर कंट्री इज़ बिकमिंग अ डायबिटिक कैपिटल, और फार्मा इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा, और 17 से अधिक दवाओं को ड्यूटी फ्री करना, शुगर और कैंसर की दवाइयाँ जो सस्ती होंगी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में सर जो मेडिकल इंडस्ट्री की स्थिति है उसमें, देखिए, मेडिकल मैं अगर गवर्नमेंट सपोर्टेड हॉस्पिटल्स की बात करूं मैं, तो देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है उस क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं।
और अगर आप मेडिकल टूरिज़्म की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल टूरिज़्म एक बड़ा क्षेत्र है जो हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है। और मैंने पिछले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये देखा है कि बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में अफ्रीका से और इवन सिंगापुर, फिलीपींस, यहाँ से काफ़ी हद तक क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट इंडियन हॉस्पिटल्स को प्रीफर कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज 1/4 कॉस्ट पे हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको ब्लड कैंसर से रिलेटेड जानकारी दूं तो एक CAR-T थेरेपी है। वो CAR-T थेरेपी में अभी IIT बॉम्बे ने एक मेजर ब्रेक थ्रू करा है। उसमें वो जो CAR-T सेल थेरेपी का जो किट हम पहले करते थे, अगर आप वो अमेरिका जाएं तो उसकी कॉस्ट करीब इलाज की 5 करोड़ आती है, लेकिन वो हिंदुस्तान में 40 लाख रुपए में अवेलेबल है। तो इस तरीके के जो पाथ ब्रेकिंग जो इनोवेशंस हैं, पाथ ब्रेकिंग जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंडिया एक वेरी वेरी बिग मेडिकल हब के तौर पे उभर रहा है। पवन सर, 3 नए एम्स और 7 नए रेलवे कॉरिडोर। नहीं, वो देखिए वो उसके लिए, वो आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी मेडिसिन, हमारा ट्रेडिशनली यूनानी मेडिसिन, कई ऐसी बीमारियां जिसमें यूनानी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे मान लीजिए स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है, उसमें यूनानी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। लॉन्ग टर्म दवाई खाने में आयुर्वेद के बड़े अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी एक आयुर्वेद का एम्स बना हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे मथुरा रोड पे, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। जिस देश में आयुर्वेद कन्वेंशनल मेडिसिन की तरह, ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल हुआ है, और बहुत सारी ऐसा एरिया है जहाँ पे आयुर्वेद की दवाएं इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर सरकार ने ये फैसला किया है कि साहब हमें आयुर्वेद का और प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसका एलोकेशन बढ़ाएगा, 3 नए केंद्रीय संस्थान अगर खोलने की योजना है, तो उसमें क्या बुराई है। आयुर्वेद तो हम बहुत मतलब काफ़ी पहले से उसका इस्तेमाल करते रहे, और हम ही नहीं, मतलब दुनिया की कई और कंट्री हैं जो आयुर्वेद में, जैसे यूनान में अब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं आप। वो लोग कई ऐसी इकोनॉमी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक तो देखिए बहुत बाद में आया, पर एलोपैथिक बहुत सक्सेसफुल है, बहुत साइंटिफिक है। तो अपने आयुर्वेद के एक्सपेंशन के लिए, आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इससे एक और फ़ायदा तो ये भी होगा ना कि आपको जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, जो जिसका इलाज आयुर्वेद में हो सकता है, वो डिस्पर्स होके वो उस तरफ जाएंगे। इधर एक तो देखिए लोड भी बहुत कम होगा। जब ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं हो, हर कोई आजकल जो है वो जो प्राइमरी हॉस्पिटल से जिसका काम चलना चाहे, वो भी सेकेंडरी टर्शरी हॉस्पिटल की तरह इलाज कराने बड़े हॉस्पिटलों में पहुंच जाता है। उसमें एक तो इसका विकेंद्रीकरण होगा, जो मुझे ऐसा समझ में आता है। दूसरा, आयुर्वेद का जो एक हमारा ट्रेडिशनल एज और नैक है, उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से लोगों को मिलेगा। तो ये ठीक प्रयास है सरकार का। सर, आखिरी सवाल, इस पूरे बजट को, ये जो बजट 2026 आया, एक शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अगर नाम देना हो, 1 वर्ड, जैसे सरकार ने कहा विकसित भारत 2047। नहीं, देखिए सरकार को तो चुनाव लड़ना होता है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। देखिए, हमारी उम्र के लोग, हमसे 5 साल बाद, वो हम लोग आज हैं, अब से 30 साल बाद नहीं रहेंगे, तो 30 साल बाद देश चलेगा ना। 30 साल बाद जो जनरेशन आएगा उसको तो ज़रूरत पड़ेगी ना नई चीज़ों की, वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेगा? तो उसके लिए भी होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सोचेगा? किसी ने हमारे और आपके लिए सोचा तो हम आज़ाद होकर यहाँ बैठे हैं। किसी ने लड़ाई लड़ी उसके लिए, किसी ने उसके लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, तब जाके 47 में लड़ाई हुई, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे छोले भटूरे खा के बात कर रहे हैं ना। तो इस लायक आप नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करेंगे कि नहीं करेंगे, कि केवल अपना ध्यान रखेंगे? तो उस लिहाज से ये बजट फ्यूचरिस्टिक है, नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, अच्छी बात है। अंकुर सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल, क्या इस बजट को हम जेनजी बजट कह सकते हैं? नहीं, जेनजी बजट ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये हो सकता है आपके लिए
एक वो मैं इसको कहूँगा कि इंटेंट बहुत अच्छी है और जो भी स्ट्रैटेजिकल लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे, तो देखिए जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, आपके प्लानिंग के 3 फेजेस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो आपने इस बजट में अगर आप देखेंगे तो कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए गए हैं, उन शॉर्ट टर्म का जो आउटपुट होगा वो मीडियम टर्म के लिए इनपुट बनेगा और जो मीडियम टर्म का आउटपुट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए इनपुट बनेगा। तो उन तीनों फेजेस को एक बैलेंस बनाते हुए करंट मौजूद लोकेशंस में, ग्लोबल कंटेक्स्ट में, लोकलाइजेशन इश्यूज़ को लेके जो एक बड़ी पिक्चर एक देखनी चाहिए, वो मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर ने देखी है। कंसल्टेशन लेवल पे बहुत अच्छा कंसल्टेशन रहा है। कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स सबके लिए दिए गए हैं। तो हमें लगता है कि हमें देखना चाहिए कि ये बजट जो आने वाले कुछ साल हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें किस तरीके से फलीभूत होता है उसके लिए। और मुझे लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट चाहे वो किसी की भी हो, उसको एक कंफर्टेबल फिस्कल डेफिसिट देना, उसको एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म देना और एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ को देना, वो इस बजट की इंटेंट रही है। तो चलिए, बजट पर आज का ये डिस्कशन, ये चर्चा आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मिनाज के साथ मैं विकास राजपूत, शुक्रिया।